सभी राजनायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। हम सभी उस निर्णय को मस्तिष्क में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं जहां पर हम सभी ने यह बात मन में ठान ली है कि हमें सीडीपी के पार्ट में 25 से प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो आपके उस निर्णय में मैं आपके सहयोगी बनकर आपके साथ चलूँगा। उस वचन का पालन करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। आपके सिलेबस को कवर करते हुए हम आपके एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर पहुंचे हैं जिसे व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के रूप में परिभाषित किया गया है। पढ़ेंगे किस प्रकार से पर्सनालिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार से व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है, किस प्रकार से व्यक्तित्व को विभिन्न भागों में बांटा गया है और किस प्रकार से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है और इन सभी भागों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो चीज़ पढ़ेंगे वह किस रूप में पूछी गई है वह उसी रूप में हम सभी परीक्षा में देख समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है व्यक्तित्व? तो व्यक्तित्व का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो जैसा यहाँ पर लिखा भी है उसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि साधारणतया बोलचाल की भाषा में हम व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रंग रूप से लगाते हैं जिससे वह किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है। थोड़ा सा आगे और बढ़े फिर आपको मैं समझाता हूँ। अगर हम इस शब्द का अर्थ देखें तो वह भी कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन करता है। हम अंग्रेजी में व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। यह पर्सोना शब्द का जो अर्थ होता है वह वेशभूषा या नकाब से होता है। अब ये वेशभूषा नकाब क्या है? ये वेशभूषा या नकाब जिसे पहनकर नाट्य मंच पर जो नायक है वह अपना अभिनय करता है, यानी उसके आंतरिक स्वरूप को आप नहीं देखते, आप उसके बाह्य स्वरूप को देखकर उसके कार्य व्यवहार का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर बात करें तो इस शब्द के अर्थ के आधार पर भी यह क्या बाह्य गुणों की ओर ही संकेत कर रहा है। लेकिन अब इसका हम खंडन कैसे करें कि क्या सिर्फ एक बड़ी अच्छी पर्सनालिटी या कोई बड़ा अच्छा शरीर ये डोले सोले या डील डॉल में बड़ा सुडौल दिखने वाला व्यक्ति ही बड़ी अच्छी पर्सनालिटी का वाहक होगा? क्या एक ही यही मात्र गुण होना चाहिए? तो 2-3 उदाहरण हम देखें और निर्णय आप स्वयं लीजिए। देखिए, बाहुबल के आधार पर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने इतिहास में हम जिनका बड़ा सम्मान से नाम लेते हैं और जिन्हें हम अच्छी पर्सनालिटी या अच्छा व्यक्तित्व या जिन्हें हम अपना आदर्श मानने का प्रयास करते हैं। हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं। महाराणा प्रताप की पर्सनालिटी, उनका कद, उनकी कदकाठी, वह एक मजबूत योद्धा के रूप में उनका हम सम्मान करते हैं। उसी कदकाठी मजबूत बाहुबली या कहें भुजबल से पूर्ण हम रावण को देखते हैं अपने इतिहास में। तो क्या हम रावण को उसी सम्मान के साथ देखते हैं या उसी सम्मान के साथ उसका अनुसरण करते हैं? नहीं करते। चलिए दूसरा भाग देखते हैं। किसी व्यक्ति की जब बहुत अच्छी बाहुबल या भुजबल नहीं है तो क्या वह हमारे लिए उपयोगी है या उसका हम अनुसरण करते हैं या नहीं है? तो हम जीवंत उदाहरण देख लें, महात्मा गांधी का देख लें। तो उनका भी अगर हम देखें व्यक्तित्व, उनके कार्य व्यवहार इस प्रकार थे कि जिनका हम अनुसरण करते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम नेल्सन मंडेला की बात करते हैं। उनका भी रंग रूप बड़ा सुंदर नहीं था। हम देखें तो हमारे इतिहास में कई ऐसे कवि हुए हैं, कई ऐसे लेखक हुए हैं जो अपने रंग रूप से बड़े सुंदर नहीं थे। हम सभी सूरदास का नाम जानते हैं। तो सूरदास उनकी तो आंखें ही नहीं थी, वो तो एक विशिष्ट बालक थे, परंतु उनके कार्य व्यवहार, उनका अध्ययन, उनका जो कार्य था वो इतना अविस्मरणीय रहा कि उन्हें हम अपने आदर्श के रूप में देखते समझते हैं। तो चलिए, इतनी बातों से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ व्यक्ति का बाह्य रंग रूप, बाह्य डील डॉल ही एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं कहलाता, उसके कार्य व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं, मनोवैज्ञानिक किस रूप को ध्यान में रखते हैं, आइए देखते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने भी व्यक्तित्व को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। बिल्कुल परेशान मत होइए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस पूरे बाल विकास से लेकर व्यक्तित्व तक का PDF आपको मैं आज डिस्क्रिप्शन लिंक में देने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास ये था कि आखिरी वीडियो में मैं आपको पूरी बुक टाइप से
जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया है आपको वो मैं देने का कार्य करूँगा। फिलहाल व्यक्तित्व का तक आपको फिर पहुँचा देंगे, फिर आगे का चैप्टर जो पढ़ेंगे वो आपको देते चलेंगे। चलिए, तो जिस प्रकार से हम सभी ने देखा कि बाह्य रंग रूप, बाह्य डील डॉल को ही हमने अच्छा व्यक्तित्व कहा है, क्या यह बात पूर्ण है, क्या यह बात सही है? तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इसी पर काम नहीं चलेगा। उन्होंने अलग अलग रूपों में भी इसको परिभाषित किया है। डिसील क्या कहते हैं, देखिए आइए देखते, कहते हैं, कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। अ मैन्स पर्सनैलिटी इज द टोटल पिक्चर ऑफ हिज ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसके संपूर्ण व्यवहार के जो संगठित चित्र हमारे सामने दिखाई पड़ता है वह सभी व्यवहारों का क्रम, वह सभी व्यवहारों का संगठन हमें उसको अच्छा या बुरा कहने का निर्धारक करता है, बनाता है। तो यानी सिर्फ आपके अच्छी बाहुबलों से नहीं होगा, आपके कार्य व्यवहार भी अच्छे होने चाहिए, तभी आप एक अच्छी पर्सनालिटी या ग्रेट पर्सनालिटी या गुड पर्सनालिटी कहे जाएंगे, जिससे व्यक्ति आपका अनुसरण करेगा। ठीक है, क्यों पढ़ते हो आप इसको? आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप शिक्षक होने के नाते आपको क्यों जानना जरूरी है आखिर व्यक्तित्व क्या है? आपके सामने विभिन्न प्रकार के बालक आएंगे, आप स्वयं एक आदर्श का कार्य करेंगे बालकों के सामने, तो आपका भी कार्य व्यवहार, आपका मनोचित्त किस प्रकार का, कैसे भी कार्यों को करने के लिए आपको उद्वेलित कर रहा है, परंतु उन सब पर आपको नियंत्रण करके आदर्श रूप में व्यवहार करना, यह एक शिक्षक होने के नाते हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। हम अपने उन सभी मन की भावनाओं को शांत करके अपने पराहम के आधार पर व्यवहार करने का कार्य करें, वह एक शिक्षक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे एक अलग पूरी तरीके से चैप्टर में। व्यक्तित्व का विश्लेषण हम मनोविश्लेषण के आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ कुछ बातों पर ही हम अपना ध्यान रखेंगे। तो आगे जब मनोवैज्ञानिकों ने इस पर कार्य व्यवहार करना शुरू किया तो उन्होंने इसको विभिन्न रूपों में परिभाषित किया। एक महोदय थे आलपोर्ट महोदय। आलपोर्ट महोदय ने क्या किया, जब उन्होंने अपनी परिभाषा प्रस्तुत करनी थी 1937 में, तो इनकी परिभाषा सबसे सर्वमान्य है और सबसे ज़्यादा पूछी गई है परीक्षा में। तो इन्होंने अपने समय की, उस समय की जितनी भी परिभाषाएं थी मनोवैज्ञानिकों की, उन सभी परिभाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के आधार पर अपनी 50वीं परिभाषा प्रस्तुत की और कहा कि लगभग अभी तक 49 परिभाषाएं आ चुकी हैं। मैं उन सभी 49 परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद आपके सामने एक नई परिभाषा प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं अपनी उस परिभाषा में, आइए देखें। कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं अभी आपको। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके एक यूनिक एडजस्टमेंट को निर्धारित करता है। हम किस प्रकार से किसी भी माहौल में कैसे एडजस्ट कर ले जा रहे हैं, ये हमारी पर्सनालिटी है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा व्यवहार है, यह हमारे ऊपर निर्णय करता है। ये जो आपका विभिन्न वातावरण में, विभिन्न समूहों में अपने तरह का एक समायोजन कर ले जाना, ये आपकी पर्सनालिटी है। आप बड़े अच्छे डील डॉल के हैं, बड़े अच्छे कार्य व्यवहार के हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, किस प्रकार से आप अपने आप को उस समूह का एक अच्छा सदस्य, एक मान्य सदस्य बना ले जा रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी है। समझ में आ गई होगी बात आपको? किस प्रकार से आप समायोजन करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के लोग समायोजन नहीं कर पाते तो वो उन पर निर्भर करता है। चलिए, ये परिभाषा राजस्थान टेट में और यूपी टेट में 2 बार पूछी जा चुकी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आलपोर्ट महोदय का। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत, स्क्रीनशॉट लेने का भी समय दूंगा मैं आपको और आपको पीडीएफ भी भेजने का प्रयास करूंगा। तो आलपोर्ट साहब ने अपनी इस परिभाषा पर आगे भी काम किया और 1961 में अपनी 1937 की परिभाषा में कुछ शब्दों को उन्होंने एडिट किया। जो उन्होंने यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ कहा था, उसकी जगह पर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट्स कहा। ये बात टीजीटी की परीक्षा, शिक्षा शास्त्र की टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फिलहाल हम सीटेट को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, आपके डीएलएड के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं।
तो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन सबकी चर्चा कर लेना कोई बुरी बात नहीं होती। कब कौन सा प्रश्न कहाँ पूछा जाए इसके बारे में कोई भी पूर्वानुमान लगाना उतना आसान काम नहीं है। तो चलिए, तो हमने जो अभी तक अगर आलपोर्ट की जो परिभाषा पढ़ी है, उस आलपोर्ट की परिभाषा के आधार पर हम दो बातों का रूप देखते हैं। एक होता है व्यक्ति का मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन, और उन गत्यात्मक संगठन के आधार पर हम किसी भी वातावरण में किस प्रकार से समायोजित हो जाते हैं, यह गुण। मान लीजिए आप बड़े ईमानदार हैं, आपका संस्कार ऐसे परिवार से है जहाँ पर आपको सदैव सत्य निष्ठा प्रेरणा के लिए हमेशा प्रेरित किया गया है और ऐसे कार्य करने के लिए सदैव आप में संस्कार डाले गए हैं। परंतु आप किसी एक ऐसे परिवेश में फंस गए हैं, किसी एक ऐसे मायाजाल में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप उतने ताकतवर अभी फ़िलहाल तो नहीं हैं कि आप उस तंत्र का विरोध कर सकें। अगर तंत्र का विरोध करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं समाप्त हो जाऊँगा, और आप चाहते हैं कि इस तंत्र में ये जो गंदगी है यह दूर हो, परंतु बाहर रहकर उस गंदगी को दूर नहीं किया जा सकता, आपको उसी तंत्र में रहना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं। पहले आप बहुत ईमानदार थे, अब आपने क्या किया, लेकिन थोड़ा सा अपने व्यवहार में संशोधन किया, थोड़ा सा नमक दाल का नमक जैसा खाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब उस तरीके से आप उस समूह में किस प्रकार से मान्य हो गए, किस प्रकार से एडजस्ट कर गए, ये आपका गुण था, ये व्यक्तित्व का गुण है। और इसे इस प्रकार से इन दो तथ्यों को, इन दो आधारों को हम किसी व्यक्तित्व का निर्धारक कह सकते हैं। किस प्रकार से वह अपना स्वभाव बदल लेता है और बदलकर उस समूह में किस प्रकार से समायोजित हो जाता है, यह एक अच्छी पर्सनालिटी का गुण होता है। चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम लोग आगे व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकारों पर परिभाषित किया गया है उसको देखेंगे। तो व्यक्तित्व को दो आधारों पर डिस्क्राइब किया गया, आगे और भी आधार हैं। एक कहा गया टाइप थ्योरी, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के रूप में कहा गया है, और दूसरा कहा गया ट्रेट थ्योरी, प्रकार सिद्धांत और सीलगुण सिद्धांत। यानी उसके जो खास स्वभाव हैं, उस खास स्वभाव के आधार पर सीलगुण सिद्धांत हैं, और उसके जो विभिन्न डील डॉल है या व्यवहार हैं उनके आधार पर प्रकार सिद्धांत दिया गया। अब इन प्रकार सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे और सीलगुण सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। प्रकार सिद्धांतों में सबसे पहला वैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत हिप्पोक्रेट्स ने 400 बीसी में प्रतिपादित किया। सबसे पहला प्रकार सिद्धांत जो दिया गया वो 400 बीसी के समय था। लगभग 3 प्रकार का उन्होंने काला पित्त और पीला पित्त और श्लेष्मा ऐसे करके कुछ उन्होंने रक्त, इस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया था। फिलहाल बहुत ज़्यादा अब मनोवैज्ञानिकों में वो मान्य नहीं है। आगे के अगर हम प्रकार सिद्धांतों को ध्यान में रखें तो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। 3 भागों में इनको हम बांट सकते हैं। पहला है शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। दूसरा समाज में वह कैसे व्यवहार करता है, समाज शास्त्रीय आधार बताए गए हैं। और दूसरा मनोवैज्ञानिक जो उसके व्यवहार का अध्ययन करता है, उस व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए हैं, उनका ये हम 3 प्रकार से 3 आधार पर हम व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांतों में हम 3 आधार बनाते हैं। एक शरीर गठन सिद्धांत, दूसरा समाजशास्त्रीय सिद्धांत, तीसरा मनोवैज्ञानिक आधार। आइए पहला देखें शरीर गठन सिद्धांत क्या कहता है। तो शरीर गठन सिद्धांत के आधार पर या ग्रंथियों के आधार पर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है। यूपीए टेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्रिस्मर आपके विकल्प में था। ठीक है, शरीर गठन के आधार पर प्रमुख रूप से 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। तो शरीर रचना के आधार पर या ग्रंथियों के आधार पर 2 मनोवैज्ञानिक, जर्मनी के वैज्ञानिक क्रिस्मर तथा अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सेल्डन का नाम आता है। इन्होंने शरीर आकृति के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि शरीर या ग्रंथियों के आधार पर और शरीर गठन दोनों तरीके से पूछा गया है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया। तो क्रिस्मर उस विकल्प में था। जहाँ पर आपको क्रिस्मर और सेल्डन दोनों मिलते हैं तो वो दोनों, जहाँ पर दोनों लिखा होगा तो दोनों ज़्यादा अच्छा विकल्प होगा। ठीक है,
चलिए, तो जर्मनी के मनोचिकित्सक क्रस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं वो भी देखेंगे और वो भी देखेंगे। तो पहला लंबकाय कह रहे हैं या एस्थेनिक टाइप, थोड़ा सा समझ लेंगे, हल्का सा बोरिंग लगेगा लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला कहा एस्थेनिक टाइप या लंबकाय, यानी जो लंबे शरीर के लोग होते हैं, कद लंबा परंतु दुबले पतले, मांसपेशियां अधिक विकसित नहीं पर, और शरीर का वजन उम्र के अनुसार सामान्य वजन से कम होता है। स्वभाव से अक्सर आपने देखा होगा जो दुबले पतले लोग होते हैं वो बात बात पर चिढ़ जाते हैं और चिड़चिड़े होते हैं, तो उनमें गुस्सा बहुत होती है, अब तड़पड़ाते बहुत हैं, एक घंटा भले न सह पाएँ, ठीक है, तो लेकिन छटपटाएंगे बहुत, तो स्वभाव से चिड़चिड़े और सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति। दूसरा, देही में दम नहीं है लेकिन फिर भी सपने बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो दिवा स्वप्न और काल्पनिक दुनिया में भ्रमण करने की आदत होती है इनमें। इस तरह के स्वभाव को क्रस्मर ने सिजॉइड कहा है। तो आपका एस्थेनिक टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि एस्थेनिक टाइप के व्यक्तित्व को क्रस्मर ने क्या नाम दिया है, तो उसे इन्होंने सिजॉइड कहा है और कहा है कि ऐसे व्यक्तियों में अगर कोई मानसिक रोग हो जाता है तो वह मानसिक रोग कहलाता है मनोविदालिसा या सीजोफ्रेनिया, इसे कहा जाता है। सीजोफ्रेनिया होने की अधिक संभावना ऐसे लोगों में होती है। दूसरा, सुडोलकाय एथलेटिक टाइप, पहला आपने देख लिया एस्थेनिक टाइप, पतले दुबले वाले, ठीक है, और चिड़चिड़े, इनको सिजॉइड कहा है, और इनमें अगर मनोरोग हो जाता है तो सीजोफ्रेनिया, इसमें उनके मनोरोग को कहा गया। दूसरा प्रकार कौन सा, सुडोलकाय या एथलेटिक टाइप। वैसे भी आप लोगों ने कई बार कहा कि कितनी बढ़िया एथलेटिक बॉडी है उनकी, देखिए बढ़िया एथलेटिक पर्सनालिटी, सब चीज़ एकदम बैलेंस्ड है। जो भी खिलाड़ी होगा उसको सारी अपने शरीर का गठन बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। शरीर की मांसपेशियां काफ़ी विकसित, शरीर ना अधिक लंबा ना अधिक छोटा, शरीर सुडौल और हर तरह से संतुलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ना तो अधिक चंचलतापन ना ही अधिक मंदन होता है। ऐसे व्यक्ति बदलती परिस्थिति के साथ आसानी से समायोजन कर लेते हैं और इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी काफ़ी मिलती है। तो एक टाइप, एक बॉडी, एक शरीर गठन के आधार पर एक ऐसा डीलडॉल देखें कि वो बैलेंस्ड है, न बहुत ज़्यादा पेट निकला है न बहुत ज़्यादा बॉडी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा डोले सोले नहीं है, लेकिन हाँ बैलेंस्ड है, ठीक है, सामान्य है। वह सामान्य व्यक्तित्व हमारे लगभग सभी लोगों में देखा जाता है, अधिकतर ऐसा ही शरीर का डीलडॉल अधिकतर लोगों में देखा गया है। तो देखिए अंतर क्या है एस्थेनिक टाइप में और एथलेटिक टाइप में। एस्थेनिक टाइप के लोग एथलेटिक हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, अगर वो थोड़ा सा ईर्ष्या द्वेष और सामाजिक उत्तरदायित्व से भागना कम करें तो वो अपने आप को, चूँकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि यह एक गत्यात्मक स्वभाव है, गत्यात्मक संगठन है, तो हम अपने स्वभाव को ला सकते हैं अलग। अगर हम आप दुबले पतले, बहुत दुबले पतले हैं और आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग बहुत सारे कहते हैं कि हमसे भैया नहीं होगा, अब हम देखो हो सकता है भगवान घर जाई तब मोटाई, ऐसा कैसे लोग कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व जो है वो एक गत्यात्मक संगठन है, ठीक है, समझिए। देखिए मैं जीवंत उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे आप सभी लोग इन सभी को बहुत कठिन शब्द न माने। तो एक स्वभाव से, एक आधार से आप दूसरे आधार में जा सकते हैं, बस प्रयास करने भर की आपको प्रयास करना आपका काम है। श्रम, कोई भी वस्तु प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है सत्यनिष्ठा। निष्ठा से आप लगे रहेंगे। पहला निर्णय जैसे ही आप लेंगे किसी काम को करने के लिए, जो पहला आपके सामने कार्य होगा वो बाधा आएगी। सबसे पहला काम बाधा, कोई भी काम करने चलेंगे तो सबसे पहले बाधा ही आएगी, और उस बाधा से अगर आप नहीं घबराए तो आप अपने कार्यों को हमेशा सफल करेंगे, और आप लगे रहेंगे तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है दुनिया में कि आपको आपके कार्य में सिद्धि ना प्राप्त करा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे फिलोसफिकल थोड़ी बातें मैं बहक जाता हूँ, कर देता हूँ, चलिए समय आपका नहीं खराब करूँगा। आगे तीसरा प्रकार है गोलकाय, या जिसे पिकनिक टाइप कहा गया, ठीक है। पिकनिक इनका क्या है कि ये गोलकाय मतलब मोटे मोटे से होंगे, तो ये लोग, इनका कद छोटा होता है, शरीर भारी और गोलाकार होता है, गाल वाल भरे होते हैं, ठीक है। तो अक्सर देखा होगा आप, ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, खाने पीने के शौकीन होंगे तभी मोटे होते हैं। कुर्सियाँ बैठे बैठे सो जाएं,
ठीक है, तो सोने में अधिक आनंद लेते हैं। इस तरह के स्वभाव व चित्त प्रकृति को क्रस्मर ने साइक्लॉइड की संज्ञा दी है और ऐसे व्यक्तियों में मानसिक रोग उत्पन्न होने पर उत्साह विषाद मैनिक डिप्रेशन के लक्षण विकसित होने की संभावना होती है। क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, हंसी खुशी सब कुछ है, बैठे बैठे रोने लग जाएंगे। उत्साह विषाद, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, बहुत आप उनको हंसाने का प्रयास करेंगे तो वो हंसने के बजाय रोने लगेंगे। इस तरीके से उनमें मैनिक डिप्रेशन के लक्षण विकसित होने की संभावना अधिक होती है। हमारे पास भी हमारे आसपास के अगर हम परिवेश में ध्यान दें तो वहाँ पर हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। चौथा प्रकार डाइप्लास्टिक बताया, जिसमें तीनों प्रकार का मिश्रण होता है। उपरोक्त तो तीनों का मिश्रण जिस पर्सनालिटी में होता है उसे उन्होंने डाइप्लास्टिक कहा है। इस प्रकार के लोगों का शरीर साधारण होता है। आगे की बात करें तो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सेल्डन ने भी 1940 में शारीरिक आकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है और निम्न प्रकार बताए हैं। बिल्कुल घबराइए मत, सिर्फ यही 2 लोग हैं, बाकी बहुत छोटे छोटे से हैं, आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेल्डन ने जो भी सिद्धांत अपना दिया है, उनके सिद्धांत को सोमैटोटाइप सिद्धांत भी कहा जाता है। सा से सेल्डन और सा से सोमैटोटाइप, ठीक है। तो सेल्डन ने जो शरीर गठन के आधार पर अपना सिद्धांत दिया है उसको सोमैटोटाइप सिद्धांत भी कहा जाता है। आइए कितने प्रकार में बांटा है इन्होंने देखें। तो पहला इन्होंने गोल आकृति, यानी अब उन्होंने जो गोल का पिकनिक टाइप कहा है उसको इन्होंने यहाँ पर एंडोमार्फी कह दिया है, ठीक है। बिल्कुल शरीर गठन वैसा ही, और स्वभाव को बस उन्होंने अलग नाम दे दिया। स्वभाव को इन्होंने विसेरोटोनिया कहा है, विसेरोटोनिया कहा, ठीक है। तो ये दूसरा है आयत आकृति, ठीक। आयत आकृति जहाँ पर आपके जो क्रस्मर साहब ने जिनको एथलेटिक कहा है उनको यहाँ पर उन्होंने मीजोमॉर्फी कहा है। ऐसे स्वभाव को सेल्टन ने सोमैटोटोनिया भी कहा है, ठीक है। और तीसरा जो प्रकार बताया है लंबाकृति एक्टोमॉर्फी, जो एस्थेनिक टाइप हमने पढ़ा क्रस्मर का, उसी एस्थेनिक टाइप के ये लोग हैं। बस इनके स्वभाव को एक अलग नाम दे दिया और नाम दिया सेरेब्रोटोनिया। तो विसेरोटोनिया, सोमैटोटोनिया, सेरेब्रोटोनिया, ये सब सोनिया गांधी के हमको लग रहा है सब साथी हैं, ठीक है। तो जहाँ भी ऐसा नाम आएगा तो आप सा से सेल्डन, सा से शरीर गठन, और सा से सोमैटोटाइप, और सा से आप जान लीजिए, ठीक है, वो भी नाम उसी से आता है, ठीक। तो आपने शरीर गठन के आधार पर 2 लोगों का नाम पढ़ा, क्रस्मर और सेल्डन। आगे समाजशास्त्रीय आधार देखते हैं। तो सामाजिक भावना एवं कार्य के आधार पर मनोवैज्ञानिक स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को के निम्न प्रकार बताए। हरियाणा टेट में क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक कार्य के आधार पर व्यक्तित्व को किस व्यक्ति ने परिभाषित किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया है। तो स्प्रेंगर साहब हैं, SPRANGER, स्प्रेंगर महोदय ने इसको परिभाषित किया है। इसका उत्तर, ये प्रश्न हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया। किस प्रकार से परिभाषित किया ये देखें। पहला प्रकार उन्होंने सैद्धांतिक बताया, आर्थिक बताया, धार्मिक बताया, राजनैतिक बताया, सामाजिक एवं कलात्मक। एक प्रकार के लोग इन्होंने बताया सैद्धांतिक, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो लिखने पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, और कवि लेखक ऐसे लोग। दूसरे प्रकार की पर्सनालिटी इन्होंने कहा कि आर्थिक, यानी जैसे व्यापारी लोग हैं, और धार्मिक, जैसे लोग अपने व्यवहार के आधार पर धर्म के काम में ज़्यादा योगदान देते हैं, वो धार्मिक कहलाते हैं। राजनीतिक, जो राजनीतिक हस्तक्षेप में अधिक इन्वॉल्व रहते हैं, उन सभी को राजनीतिक टाइप के लोगों का कहते नहीं देते। हम लोग कहते हैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, अरे बहुत राजनीतिक आदमी है भैया, बहुत दिमाग लगाता है, इनको लड़ाओ उनको भिड़ाओ, बहुत दिमाग लगाता है, इस तरीके से। और तीसरे को हम अगले क्या कहते हैं, भैया बनिया बन गए एकदम, उनको हर काम में पैसा नजर आता है, ठीक है। तो वो आर्थिक टाइप की पर्सनालिटी होगी। सामाजिक, तो उन्होंने कहा कि भैया बहुत सामाजिक व्यक्ति है भाई, कोई काम कह दो अपने सामर्थ्य के आधार पर वो कार्य व्यवहार कर देता। अभी सोनू सूद का नाम आया, समाज के उन्होंने काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, हम सभी उनका धन्यवाद देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम सामाजिक कह सकते हैं, जो समाज के दुख को भी अपना दुख मान करके कार्य व्यवहार करते हैं। और तीसरा है कलात्मक, ठीक है। विभिन्न गुण होते हैं, बड़ा अच्छा गा लेता है, बड़ा अच्छा डांस कर लेता है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों का प्रयोग कर लेता है, तो वो हम कलात्मक कहते हैं। कहना बहुत नौटंकीबाज आदमी भैया, बहुत कलाकार आदमी है, सब चीज़ें किस प्रकार से कर लेता है ये वही जानता है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते समाज में। तो ये जो वर्गीकरण है वह स्प्रेंगर साहब का दिया हुआ है। तीसरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आइए पढ़ते हैं। तो युंग ने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के मुख्य 2 प्रकार बताए।
किसने? युंग साहब ने। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया, किसने वर्गीकृत किया? तो युंग महोदय ने किया। ठीक है, चलिए कितने प्रकार बताए? 2 ही प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तीसरा प्रकार जो है वो उभयमुखी वाला जो है वो इनके बाद आया है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर यानी दृष्टिकोण पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो आप कहेंगे 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट जिन्हें कहा जाता है। ये लोग कम बोलने वाले, लज्जाशील और एकांत प्रिय होते हैं। अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट हम कहते हैं ना, अक्सर लोग अंतर्मुखी होते हैं तो बहिर्मुखी होते हैं। क्या है? यह लोग कम बोलने वाले, लज्जाशील तथा एकांत प्रिय होते हैं। तीसरा, संकोची होने के कारण कैसे होते हैं? जब एकांत प्रिय हैं तो संकोची होने के कारण अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। एक पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? इस आधार पर मैं आपको विशेषता पढ़कर सुना रहा हूँ। तो पहला हो गया कि कम बोलते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत में रहने का प्रयास करते हैं। एकांत में संकोची होने के कारण अपने विचारों को अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाते, भले बड़े अच्छे विचार मन में आ रहे हैं। तीसरा, अधिक चिंतन करने के कारण चिंताग्रस्त भी रहते हैं तथा आत्म केंद्रित रहकर, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यूपी टेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का गुण है? तो आत्म केंद्रित रहना भी एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व का गुण है, क्योंकि आत्म केंद्रित रहकर अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रख पाते हैं। बहुत लोग मुफट होते हैं जो मन में बोल दिए, लेकिन ये ऐसा स्वभाव इनके अंदर नहीं होता। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ जो अंतर्मुखी होगा वो बड़ा समय से आता है, समय से जाता है, सब कुछ काम अपने समय पर पूरा करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ तथा प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर करते हैं। ये अध्ययनशील और मननशील होते हैं। ये अच्छे लेखक तो हो सकते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं होते। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति एक अच्छा लेखक हो सकता है परंतु क्या नहीं हो सकता, रिक्त स्थान पूछ लिया जाए कि क्या नहीं हो सकता, तो अच्छा वक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने विचारों को व्यक्त करने में बड़ी कठिनाई का महसूस कर रहा है और बहुत अधिक हंसी मजाक, निंदा या बेकार की बातचीत नहीं करते, क्योंकि अपना अपना काम, अपना धाम। ठीक है, अपने से ज़्यादा मतलब है तो दुनिया ज़्यादा मतलब नहीं रहता। तो आपका पहला हो गया कौन सा? अंतर्मुखी वाला हो गया, बहिर्मुखी हो गया। बहिर्मुखी व्यक्तित्व एमपी टेट में पूछा गया कि बहिर्मुखी अंतर्मुखी व्यक्तित्व को किस प्रकार किसने दिया? तो युंग ने दिया। ठीक, तीसरा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, प्रकार बताया है? ये क्वेश्चन आपके एमपी टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, तो अब क्या कहा, देखें भाई बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। तो ये लोग सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं और समाज में सामंजस्य करने के लिए सदा सचेत रहते हैं। जितने भी बहिर्मुखी व्यक्तित्व हैं ये समाज के साथ रहते हैं और समाज में किस प्रकार से घुलना मिलना है ये अच्छी तरीके से जानते हैं और घुल मिल जाते हैं। आशावादी होते हैं, परिस्थितियों तथा आवश्यकता के अनुकूल अपने आप को व्यवस्थित भी कर लेते हैं। व्यवहार कुशल और अवसरवादी प्रकृति के होते हैं, अवसरवादी भी होते हैं भैया। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार से आप बहिर्मुखी व्यक्तित्व की आलोचना करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये अवसरवादी होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी अवसरवादी भी होना बड़ा आवश्यक है। मान लीजिए आप कोरोना का ये समय जो है, कोरोना का ये जो समय है, इसमें आपको बड़ा अच्छा खाली समय मिल गया है। अब आप या तो सो लीजिए या तो उसका प्रयोग कर लीजिए, लूडो खेल लीजिए या फिर आप उसको अपने अध्ययन कार्य में लगा लीजिए। तो अवसरवादी थोड़ा सा स्वीकार्य शब्द नहीं लगता, लेकिन अवसर का उपयोग करना सबको आना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार के व्यक्ति अधिकतर क्या होंगे? सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक नेता, अभिनेता और खिलाड़ी बनते हैं। ये दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकाल लेते हैं। ये चिंता मुक्त, आनंदपूर्वक जीवन बिताने वाले होते हैं। इस प्रकार से कोई विकल्प अगर आपके सामने है तो आप उसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व का गुण कहेंगे। या अतिवादी, अनियंत्रित भी होते हैं। इनमें आत्म प्रदर्शन, जो मुँह में आया तो बक दिया, या अपनी चाल ढाल, वेशभूषा और योग्यता से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अक्सर ऐसे लोग जो है वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन जरूर करते हैं, करना चाहिए ज्ञान का प्रदर्शन भाई, पढ़ा लिखा है, कोई गलत बात थोड़ी ना बोल रहे हैं, किसी को गाली तो दे नहीं रहे, अच्छी बात अगर बोल रहे हैं तो उसका प्रदर्शन करना चाहिए। और क्या है कि सीखना क्या है, सीखना तो आप हमेशा से चलता रहता है। आपसे मैं सीखता हूँ, आप मुझसे आप कुछ बातें प्राप्त कर रहे होंगे, आप कमेंट करते हैं
कमेंट करने के एक एक कमेंट को मैं ध्यान से सुनता हूँ और उस बात को अपने कार्य व्यवहार में मैं शामिल करता हूँ। आप मेरे द्वारा कुछ बताई गई बातों को अगर स्वीकार करते होंगे, अगर आपको उपयोगी लगती होंगी, तो दोनों तरह की अंतःक्रिया से यह कार्य चलता है। हम भले दूर बैठे हों, आप कहीं अन्य प्रदेश में बैठे सुन रहे हों, पढ़ रहे हों, लेकिन आपके द्वारा कहे गए कथन उन बातों को मैं अपने व्यवहार में ला करके कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाता हूँ। ये चीज़ें कोई बुरी बात नहीं होती। तो ज्ञान का प्रदर्शन हमेशा, अति प्रदर्शन कहीं नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का अति बुरी बात होती है, लेकिन एक बैलेंस्ड जो बिहेवियर है वो हमेशा दिखाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रकार कहा, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने युंग के 2 प्रकारों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार उभयमुखी भी बताया है, जिसमें दोनों प्रकार के गुण सम्मिलित होते हैं। कहीं कहीं पर वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और कहीं कहीं अवसर होने पर वो एक्सट्रोवर्ट भी रहते हैं। तो इस तरीके से आपने व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के 3 प्रकार पढ़ लिए। पहला आपने पढ़ा शरीर गठन सिद्धांत, क्रिस्मर और सेल्डन का 2 लोगों का नाम आता है, इसको ग्रंथियों के आधार पर भी पूछा गया है। दूसरा समाजशास्त्रीय आधार का किसने प्रस्तुत किया व्यक्तित्व का, तो वो स्प्रेंगर साहब हैं। तीसरा प्रकार जो है वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, मनोवैज्ञानिक आधार किसने दिया, तो वो दिया है युंग महोदय ने। युंग सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद व्यक्तित्व का किसने दिया है, वो सिगमंड फ्रायड ने दिया। उसको मैं अलग से एक सेपरेट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, पूरा मनोविश्लेषणवाद पढ़ाऊंगा। चेतन अचेतन, इदम अहम पराहम, सब बातें बताएंगे और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे वो भी बात करेंगे। उसके बाद विकास अवस्थाओं का उन्होंने किस प्रकार से बताई हैं, उन अवस्थाओं को भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दूसरा, आपको मैंने जब बताते समय बताया था कि 2 प्रकार से बांटा गया। एक प्रकार से टाइप थ्योरी थी, एक ट्रेड थ्योरी थी। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, कौन सा प्रकार सील-गुड़ सिद्धांतों के अंतर्गत आता है या सील-गुड़ सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको जो 4 लोगों का नाम मैंने बताया है, 1 2 3 4 लोगों का आपको जो नाम मैंने बताया है, उन 4 लोगों का सिद्धांत टाइप थ्योरी में आता है, ट्रेड थ्योरी में नहीं आता। ट्रेड थ्योरी का मतलब क्या है, सील-गुण का मतलब क्या है, आपके खास व्यवहार, आप बड़े मजाकिया हैं, आप बड़े खुशमिजाज हैं, ये सब आपका स्वभाव है, आपका व्यवहार है। सील गुण अर्थात व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन, ठीक है। सील गुण का मतलब व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व अल्पोर्ट का सील गुण सिद्धांत आता है, कैटल का सील गुण सिद्धांत आता है। 2 सिद्धांत आप पढ़ेंगे। तो कैटल ने व्यक्ति के सील गुण को 2 भागों में बांटा, सतही और सील गुण और मूल सील गुण। ये एक इन्होंने क्या किया, कैटल ने मूल सील गुणों की संख्या 23 बताई है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि कैटल ने मूल सील गुणों की संख्या, मूल या बेसिक ट्रेट कितने बताए हैं, तो वो 23 हैं, जिसमें से 16 का मापन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 16 PF स्केल, ठीक। अब बात आ गई, अब हम लोगों ने दोनों प्रकार के सिद्धांत पढ़ लिए, दोनों प्रकार पढ़ लिए। एक हमने प्रकार सिद्धांत में 3 भाग देखे, और ट्रेड थ्योरी में भी हम लोगों ने 2 लोगों की बात करी, अल्पोर्ट की और कैटल की। अब आइए देखें किस प्रकार से हम व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन की बहुत सी विधियों या परीक्षणों का प्रतिपादन किया, जो निम्नवत हैं। पहली है व्यक्तित्व आविष्कारिका, या जिसे पर्सनालिटी इन्वेंट्री कहते हैं, या इसे आप आत्मनिष्ठ परीक्षण भी कह सकते हैं। दूसरा प्रोडक्टिव मेथड या प्रक्षेपण विधियां सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, प्रक्षेपण विधियां मनोविज्ञान में व्यक्तित्व मापन करने के लिए। और तीसरा प्रकार है ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रेक्षण विधियां, या ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, व्यवहार देखिए, देख करके नोट करिए, वो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। इन 3 तरीके से किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व को हम अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो अभी लास्ट में मैं आपको सभी पेज का एक पेज मैं आपको स्क्रीन के सामने देता चलूँगा, आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा। अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी बस ध्यान से पढ़ते चलिए। पहला, अगर आत्मनिष्ठ परीक्षण कहिए या व्यक्तित्व आविष्कारिका या पर्सनालिटी इन्वेंट्री कहे, तो यह काफ़ी प्रचलित व्यक्तित्व मापने की विधि है। इस विधि में व्यक्तित्व के खास सील गुणों के मापन के लिए कुछ प्रश्न बने होते हैं, जिनका उत्तर व्यक्ति को हाँ नहीं सही गलत में देना होता है। इसे आत्मा रिपोर्ट आविष्कारिका भी, आत्मा नहीं है, आत्मा रिपोर्ट आविष्कारिका या मनोमिति परीक्षण या पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेपर पेंसिल परीक्षण कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं मैं आगे नीचे बताने वाला हूं
कि निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को मापने वाले पेपर पेंसिल परीक्षण कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से आइए देखते हैं। तो पहला है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट, MMPS, मिनेसोटा या माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण हथावे तथा मैकिन्ले ने 1940 में किया। इस परीक्षण में मौलिक प्रारूप में 550 एकांश हैं। प्रत्येक एकांश के 3 उत्तर हैं, ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट से। आज के लेक्चर में थोड़ा सा आप स्पेलिंग एरर देख रहे होंगे। स्पेलिंग एरर का एक कारण ये है कि जिस कंप्यूटर सिस्टम से मैं टाइप करता था वो अचानक ख़राब हो गया। मैं 2-3 दिन से आपको जो मैं वीडियो नहीं भेज पाया उसका एक बड़ा कारण ये भी था। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई निर्णय अगर आप लेते हैं कोई बड़ा काम करने के लिए या कार्य करने के लिए, सबसे पहले बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं से नहीं डरना है। तो इसी कारण थोड़ा सा फिर मैंने दूसरे लैपटॉप पर उसको जब टाइप किया है तो इस वजह से थोड़ा सा ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अभी वो ठीक करवा लिया है मैंने और चल रहा है। लॉकडाउन का समय था इसलिए थोड़ा सा एक दिन का समय लग गया। ठीक, तो ये मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट है जिसका निर्माण हथावे और मैकिन्ले ने किया। इसके मौलिक प्रारूप में 550 एकांश का मतलब होता है कहानियाँ, प्रश्न, ठीक है, थे जिनका उत्तर आप 3 उत्तर हो सकते हैं, ट्रू, फॉल्स और कैन नॉट से। इस आविष्कारिका के 2 प्रारूप हैं, व्यक्तिगत कार्ड प्रारूप और सामूहिक पुस्तिका प्रारूप। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से पेपर पेंसिल परीक्षण कौन से है, तो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट, बेल समायोजन आविष्कारिका या कैटल का 16 PF अभी आगे आ रहा है, वो बहुत पूछा गया, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। बेल समायोजन आविष्कारिका, इस आविष्कारिका का निर्माण बेल ने 1934 में किया। इस आविष्कारिका का उद्देश्य व्यक्ति के इस आविष्कारिका का निर्माण व्यक्ति के समायोजन संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस आविष्कारिका के 2 फॉर्म हैं, विद्यार्थी फॉर्म जिसमें 140 एकांश हैं और व्यावसायिक फॉर्म जिसमें 140 + 20 160 एकांश हैं। ये हो गए 2 प्रकार के आपके मिनेसोटा और बेल समायोजन। तीसरा कैटल व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF क्वेश्चन आयर्स, देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। यूपी टेट 2017 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि कैटल 16 PF परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, तो एक व्यक्तित्व मापने के लिए है। ठीक है, किस प्रकार के श्रेणी में आता है, तो ये आत्मनिष्ठ में आ सकता है, या इसे हम पेपर पेंसिल परीक्षण भी कह सकते हैं, या इसे आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका भी कह सकते हैं, या इसे हम व्यक्तित्व आविष्कारिका भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैटल ने, मैंने आपको पूर्व में बताया कि कैटल ने व्यक्तित्व के मूल 23 सील गुण बताए हैं, जिनमें से 16 गुणों का मापन किया जाता है। इस प्रश्नावली में कई फॉर्म होते हैं जिनके द्वारा 17 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को के 16 सील गुणों का मापन किया जाता है। इसीलिए इसको 16 PF यानी पर्सनालिटी फैक्टर प्रश्नावली या क्वेश्चन आयर भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों आपके आते हैं उसमें व्यक्तित्व आविष्कारिका में। दूसरा प्रकार का है प्रक्षेपण विधिया, प्रोजेक्टिव मेथड। ये सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं व्यक्तित्व मापने के लिए। क्या है ये, आइए देखें। शब्द साहचर्य परीक्षण, व्यक्तित्व मापन यानी शब्द का जो किससे कनेक्शन है, साहचर्य माने कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वह कॉम्बिनेशन कहाँ से है यह भी देखने का प्रयास करेंगे। तो शब्द साहचर्य परीक्षण यानी व्यक्तित्व मापन के इस परीक्षण का उपयोग 1910 में फ्रायड तथा उनके शिष्य युंग द्वारा प्रारंभ किया गया। 100 शब्दों की मानक सूची इन्होंने बनाई है। कुल मिलाकर के शब्द साहचर्य परीक्षण किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया। युंग ने दिया। MP टेट 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्टिव यानी प्रक्षेपण विधियां हैं, उसमें से भी अगर इनका विकल्प आता है तो भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन रोसा का स्याही धब्बा, बहुत 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 पूछा गया। ठीक है, MP टेट 2011, बिहार टेट 2013, हरियाणा टेट 2011। ठीक है, कहीं किसी भी राष्ट्र के आप या किसी भी राज्य के आप हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रक्षेपण परीक्षण में, इस प्रक्षेपण परीक्षण में सबसे प्रचलित एवं प्रमुख परीक्षण रोसा का स्याही धब्बा है, जिसका प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हरमन रोसा ने 1921 में किया। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 कार्ड जो होते हैं, 5 पर कुछ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बनी होती है, कुछ ब्लैंक्स होते हैं, उनके आधार पर उनको बनाना होता है। तो ये आपका हो गया
एक प्रोजेक्ट पहला हमने पढ़ा प्रोजेक्टिव मेथड में शब्द साहचर्य, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा रोसा का स्याही धब्बा। ठीक है, आगे पढ़ें। तीसरा विषय आत्मबोधन परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट और TAT, थमर हरियाणा टेट 2013, यूपी टेट 2016 में से पूछा गया। इस परीक्षण का निर्माण मरे ने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया। मुरे भी कह सकते हैं या मरे भी कह सकते हैं, मरे नाम से उसमें पेपर में आया हुआ है आपका, इसलिए मैंने इंग्लिश स्पेलिंग लिख दी है, आप चाहें तो उस प्रकार से उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में तथा 1938 में मॉर्गन के साथ मिलकर इस परीक्षण में कुछ संशोधन भी किया। तो कभी भी अगर आपके परीक्षण में आ जाए कि मुरे तथा मॉर्गन, TAT या थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का निर्माण किसने किया, तो अगर दोनों नाम आते हैं मुरे तथा मॉर्गन, या कहें कि सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया, तो मुरे महोदय ने किया। ठीक है, इस परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं। परीक्षण हेतु व्यक्ति के उम्र और यौन के अनुसार 31 कार्ड में से 20 कार्ड का चयन किया जाता है। 30 कार्ड का में से 20 कार्ड का चयन किया जाता है। इसमें से 29 कार्ड पर चित्र बना होता है, 1 कार्ड सादा होता है। इसी प्रकार से जब 20 कार्ड व्यक्ति को दिए जाते हैं, उसमें से 20 कार्डों में से 19 पर चित्र होता है और 1 कार्ड सादा होता है। ये हो गया आपका कौन सा, विषय आत्मबोधन परीक्षण। ठीक, दूसरा है हमारा वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसमें सेंटेंस आपको पूरा करना है। सेंटेंस पूरा करना 1940 में रहाटे तथा हाइड्रेट ने इसका निर्माण किया। ये भी क्या है, प्रोजेक्टिव मेथड है आपका पर्सनालिटी टेस्ट का। आगे चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट CAT, राजस्थान टेट 2011, हरियाणा टेट 2014। 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए यह परीक्षण बनाया गया और इस परीक्षण के कार्ड का प्रयोग, इस परीक्षण में कार्ड का प्रयोग किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्र बना होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कहाँ पर, राजस्थान टेट में और हरियाणा टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे की बात करें तो शब्द साहचर्य परीक्षण, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी पूछा गया आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। यह एक प्रक्षेपी प्रकार का व्यक्तित्व मापन है। ठीक है, तो आपका मैंने प्रोजेक्टिव मेथड में जितने ज़्यादा हो सकते थे उन सभी का मैंने नाम आपको बता दिया। आपने सबसे पहले आपने पढ़ा शब्द साहचर्य, आपने पढ़ा, इसलिए मैं सामने दिखा नहीं रहा हूँ, अभी याद कर लेते हैं हम लोग, रिकॉल कर लेते हैं। शब्द साहचर्य, उसके बाद हमने रोसा का स्याही धब्बा पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने थीमेटिक TAT पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने वाक्य पूर्ति पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने CAT पढ़ा, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट पढ़ा, उसके बाद स्वतंत्र शब्द साहचर्य पढ़ा और क्लाउड पिक्चर टेस्ट। ये सभी आपके प्रोजेक्टिव मेथड के हैं। इनको आप सभी अभी देखेंगे, आपको स्क्रीनशॉट का मैं समय पर्याप्त दे दूंगा। आखिरी बचा है, पढ़कर ख़त्म करते हैं, प्रक्षेपण विधियाँ, तीसरे प्रकार का जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, तो रेटिंग स्केल या साक्षात्कार लेकर के हम व्यक्ति के व्यवहार से जो शब्द जो जवाब मिलता है उस आधार पर हम उसका आकलन कर लेते हैं कि इस व्यक्ति की क्या व्यक्तित्व है। ठीक है, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको मैं समय दे रहा हूँ। ठीक, अभी पूरा आपका जो भी एक एक पेज है यहाँ से शुरू करते हैं आपका व्यक्तित्व मापनी से, व्यक्तित्व परीक्षण की विधियाँ, व्यक्तित्व परीक्षण की विधियाँ, इसको जूम करके आप लोग देख लीजिएगा। प्रयास करूंगा कि मैं ये आपको दे सकूं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें कंप्लीट बन चुकी हैं। अधिगम निर्योग्यता भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये सारी चीज़ें पढ़ानी है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। व्यक्तित्व की 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 पिक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। तो सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आपका एक नैतिक कर्तव्य क्या बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है
और उन दोस्तों को भेजना है जो आपके साथी हैं और साथ में पढ़ना चाहते हैं और अपने एक बड़े निर्णय के साथ पढ़ने के लिए आ चुके हैं और अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उन सभी साथियों को मैं आपको पूरी तरीके से सहयोग करने का कार्य करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अध्ययन करते रहिए। भारत माता की जय।